नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में क्या कोई खेल चल रहा है, और इस खेल को समझने का आशय ये है कि जरा सोचिए, जेडीयू ने कितने मंत्रियों को अपने सरकार में जगह दी है? 8। बीजेपी की संख्या क्या है? 15। ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू और बीजेपी के विधायकों में इतना बड़ा फर्क तो है नहीं, 5 विधायक का फर्क है। फिर जेडीयू ने इतना बड़ा गैप क्यों रखा है? इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या जेडीयू नंबर 1 पार्टी बनना चाहती है? और नंबर 1 पार्टी बनने के लिए फिलहाल कोई चुनाव तो होना नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आज जब चिराग पासवान ने यह बयान दे दिया कि कांग्रेस पार्टी के विधायक एनडीए के संपर्क में हैं, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए कि जेडीयू कांग्रेस पार्टी को तोड़कर उनके विधायकों को मिलाकर अपनी संख्या ज्यादा करना चाहती है, क्योंकि नंबर 1 पार्टी बनने का भी एक मतलब होता है। दरअसल एक कहानी अब पुरजोर तरीके से सुनाई जा रही है। कही यह जा रही है कि पिछली सरकार में, पिछले विधानसभा में जब एआईएमआईएम टूट रही थी तो उसके विधायक जेडीयू में आना चाहते थे, लेकिन ये जेडीयू की ही रणनीति थी कि एमआईएम विधायक को उन्होंने कह दिया कि जाइए आप आरजेडी से जुड़ जाइए, ताकि आरजेडी नंबर 1 की पार्टी बन जाए। सवाल ये उठता है कि जेडीयू क्यों नहीं चाहती है कि बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनी रहे। सवाल ये उठता है कि जेडीयू क्या नंबर 1 पार्टी बनने के लिए कांग्रेस में तोड़फोड़ करने जा रही है? एमआईएम को तोड़ने जा रही है? क्या आईपी गुप्ता जो अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं, क्या वो जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं, मतलब जेडीयू के साथ आने जा रहे हैं? हो क्या रहा है? भले ही सरकार स्टेबल हो, संख्या की कोई कमी नहीं हो, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के बीच में आंख मिचौली किस तरीके का चल रहा है, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल अंदर खाने क्या चल रहा है वो भी हम आपको समझाएंगे, और इस पूरी कवायद से राबड़ी आवास को खाली कराए जाने का क्या संबंध है ये भी हम आपको बताएंगे कि ये ऐसा फैसला क्यों लिया गया है। हालांकि रितु जायसवाल जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ी, आरजेडी की बागी थी, वो कुछ और कह रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बिहार में चल क्या रहा है इसकी चर्चा, और गहनता से चर्चा, अंदर तक चर्चा, और खबर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ जाने की सोच रख रहा है, नहीं रख रहा है। एनडीए अपने में इतना ज़्यादा मजबूत है, 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम लोग का गठबंधन है। ऐसे में मैं ज़रूर मानता हूं कि कई ऐसे विधायक हैं जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः एनडीए के साथ जुड़कर ही वो अपनी सोच या बिहार के विकास को या अपने क्षेत्र के विकास को वो गति दे पाएंगे। ऐसे में कई विधायक गाहे बगाए हम लोग के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। कब कौन किसके साथ जुड़ रहा है ये मैं कह नहीं सकता, बट विपक्ष जिस तरीके से पूरी तरीके से धराशाही हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि इस डूबती नाव में कोई और अब रहना चाहेगा। इस डूबती नाव में कोई और रहना चाहेगा, अपने क्षेत्र की भलाई के लिए भी सरकार में आना चाहेगा। सरकार में आना भी चाहेगा तो जेडीयू में क्यों नहीं जाना चाहेगा? क्योंकि जेडीयू की सरकार होती है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं तो चलता उन्हीं का है। ये बड़ा साफ तौर पर परसेप्शन है। आप देख लीजिए, पिछली बार राजकुमार सिंह एलजेपी से जीते थे, जेडीयू में चले गए, और जेडीयू के बड़े मजबूत विधायक बेगूसराय के माने जाते थे। सुमित सिंह निर्दलीय जीते और सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। इस बार वो भी हार गए, राजकुमार सिंह भी हार गए। सुमित सिंह भी बड़ा कद्दावर मंत्री थे, जमुई में उनकी ही चलती थी। सवाल ये उठता है कि इस सरकार में लोग शामिल होना चाह रहे हैं, जो महागठबंधन के घटक दल हैं या कांग्रेस के कुछ विधायक दल हैं, पर वो जेडीयू में शामिल होना चाह रहे हैं। क्या नीतीश कुमार नंबर 1 पार्टी बनना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार चाह क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर संजय राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है।
हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मृत्युंजय जी, आपका भी स्वागत है। और प्रियदर्शी रंजन है। प्रियदर्शी, आपका भी बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले डॉक्टर संजय के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर संजय, बड़ा सीधा सा सवाल है। नंबर 1 पार्टी बनने की चर्चा चुनाव कैंपेन के दरमियान जेडीयू के लिए बहुत थी। जेडीयू शानदार परफॉर्मेंस देने जा रही है, बीजेपी की हालत खराब होगी, ये भी बड़ा र्यूमर था कि बीजेपी अच्छा नहीं कर रही है। लेकिन बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनी, 101 में 89 तो जीत गई, 84 जेडीयू के पास है अगर मेरा डाटा सही है तो। ऐसे में कहा जा रहा है कि जेडीयू नंबर 1 पार्टी बनने के लिए दौड़ चुकी है। कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं, आईपी गुप्ता संपर्क में हैं, और भी कुछ लोग संपर्क में हैं। क्या आपको ये बात सही मालूम प्रतीत होता है, या आपको लग रहा है कि जेडीयू ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि राजनीतिक रूप से जेडीयू सबल होना चाहती है, सिर्फ 5 विधायकों की कमी की वजह से नंबर 2 की पार्टी दिखना नहीं चाहती है जेडीयू? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी आपने चिराग पासवान का बयान सुनाया। अभी जमा खान थे और जमा खान ने भी ये बात बताई कि कई जो विधायक हैं वो हम लोगों के संपर्क में। उनसे पूछा गया कि क्या जो आपके गठबंधन, विपक्षी गठबंधन के विधायक आपके संपर्क में हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल संपर्क में है। और क्यों नहीं संपर्क में रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार पर उनका भरोसा है। लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में बदलाव होगा। तो जमा खान के इस बयान के बाद कयासों के बाजार तो और गर्म हो गए हैं। इसका मतलब है कि हैं कई विधायक जो इनके संपर्क में हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा इंट्रो में कि जो एआईएमआईएम के जो विधायक थे वो नीतीश कुमार जी के साथ इनकी पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप आरजेडी में शामिल हो जाइए ताकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ये हो जाए। टेक्निकल पक्ष बहुत सामान्य सी बात है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी तो गवर्नर तो उनको इनवाइट करेंगे। अगर कोई वैसी परिस्थिति बनती है जिसमें कि लगता है कि नहीं, गवर्नर को इनवाइट करना है, तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मेरी दावेदारी होगी। और यही कारण है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि चाहे आईपी गुप्ता हो, कांग्रेस के बारे में तो कयास ही लगाया जा रहा है ना कि चूंकि कल जो गठबंधन की बैठक हुई विधायकों की सत्र के पहले, उसमें कई विधायक एब्सेंट थे कांग्रेस के। उसी समय से कयासों का बाजार शुरू हो गया। हालांकि इस पर विराम लगाया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, सारे लोग हमारे साथ हैं और हम लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। तो आईपी गुप्ता की पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस हो, और बाकी जो एआईएमआईएम की बात आप कर रहे हैं, बसपा के एक विधायक जीते हैं, तो नीतीश कुमार जैसे ही 5-6 विधायकों को अपने साथ जोड़ने में, बसपा के एक विधायक आने में क्या दिक्कत है, बहुत आसानी से आ जाएंगे। आईपी गुप्ता की अपनी पार्टी है, उनका एक अपने खुद विधायक है, अपनी ही पार्टी है, उनको नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाने में क्या कठिनाई है। और बीच में उनका एक बयान भी आया था कि हमारा संघर्ष तो ताती तत्वा समाज को शेड्यूल कास्ट में लाना है और कोई हमारा मकसद नहीं है। तो वो इस तरह की बात करके एक स्पेस बनाने की कोशिश करेंगे, जुड़ जा सकते हैं। एआईएमआईएम के जो विधायक है उनको भी लाया जा सकता है। और कांग्रेस के चूंकि मात्र 6 ही विधायक जीते हैं, तो कांग्रेस में भी 2/3 से टूट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो टूट की संभावना दिख रही है। और नीतीश कुमार इसलिए बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं कि कल अगर बीजेपी को कोई खेल करने का मौका मिले, अवसर मिले, तो फिर ये नहीं कहे कि भाई सबसे बड़ी पार्टी हम हैं इसलिए हमको। और ऐसा तो हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार बनी थी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने दावा किया था। ठीक है, बाद में वो बहुमत नहीं साबित कर पाए, इस्तीफा देना पड़ा। तो मैं जो समझ पा रहा हूं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनाना चाहते हैं कि कल कोई एक समीकरण ऐसा बने जिस समीकरण में गवर्नर के यहाँ हमें क्लेम करना पड़े कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर हम हैं, हमें बुलाया जाना चाहिए सरकार बनाने के लिए या बहुमत साबित करने के लिए। ठीक है, तो उसमें ठीक है, सेफ एक ले सके। ठीक है। मतलब अभी भी नीतीश कुमार के पास कम संख्या हो तब भी खेल कर सकते हैं, ज़्यादा संख्या हो तब भी खेल कर सकते हैं। मतलब नीतीश खेलना जानते हैं और नीतीश खेलेंगे। मृत्युंजय शर्मा जी, सवाल ये उठता है कि जमा खान बोल रहे हैं,
तो क्या माना जाए, जमा खान बीएसपी से आए हैं, बीएसपी का एक विधायक है, बीएसपी से वो संपर्क कर सकते हैं। क्या माना जाए, एमआईएम से संपर्क कर सकते हैं। और अगर एमआईएम भी आ गई तो ये 5 हो गया, तो बराबर तो यही हो गया कहानी। और उसके बाद अगर कांग्रेस के 4 विधायक हो गए, तब तो नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले हो गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आईपी गुप्ता दौड़ करके आना चाहेंगे। वजह यह होगी कि भाई आईपी गुप्ता को सरकारी संरक्षण तो चाहिए ना। वो सहरसा को पता नहीं गेटवे ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं, गेटवे ऑफ बिहार बनाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी बात तो उन्होंने चुनाव में की भी है, पर बड़ी बात की है या असलियत में कुछ बोला है, और उसको साबित करने के लिए, उसको जमीन पर उतारने के लिए सरकार का साथ तो चाहिए होगा। इसलिए आपको क्या लग रहा है कि ये काम जरूर करेंगे नीतीश? क्योंकि जब तक नीतीश ऐसा करेंगे नहीं, तब तक 25 से 30 सिर्फ नीतीश की संभावना पुख्ता तौर पर होगी नहीं। कैसे देख रहे हैं आप? पंकज जी, सही कहा आपने। एक तो जो छोटी पार्टियां होती है, खास करके जाति आधारित पार्टियां जो होती हैं, तो ब्रॉडली मान सकते हैं उनकी विचारधारा एक तो ठीक है, उन जातिगत हित की बात करते हैं, लेकिन अदरवाइज आप देखेंगे तो उनको लेफ्ट या राइट एक तरह से लीनिंग किसी से भी बहुत ज्यादा परहेज नहीं होता है। इसीलिए देखिए कि ये जितनी छोटी पार्टियां हैं, लास्ट तक ये भी क्लियर नहीं था कि वो किस गठबंधन में जा रही है। आखिरी दिन जाके क्लियर हुआ। वो दोनों तरफ से बात करते रहते थे, चाहे वो आईपी गुप्ता हो, चाहे मुकेश सहनी हो। ऐसी जितनी भी छोटी पार्टियां हो, पशुपतिनाथ पारस भी अंत तक कुछ ना कुछ तलाश कर रहे थे संभावनाएं। तो चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी उनको कोई परहेज नहीं होता है। और दूसरी चीज, जब परिणाम आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि, और ये कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है कि लोग शक्ति के साथ जाना चाहते हैं, जो मजबूत है उसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उससे मुझे कुछ मिल सकता है, हासिल हो सकता है। पिछली बार अगर एआईएमआईएम के 5 विधायक, 4 विधायक जा पाए थे आरजेडी के साथ, तो इसलिए गए थे क्योंकि आरजेडी बहुत मजबूत विपक्ष बन के उभरी थी और बहुत कम फासला था दोनों में, तो वो अपना एक तरह से फ्यूचर सिक्योर कर रहे थे। इस बार लेकिन उन्हीं एआईएमआईएम के विधायकों की आप बात करेंगे, और शायद अगर उनसे पूछे और एक्सप्लोर किया जाए आरजेडी के द्वारा कि क्या वो ज्वाइन करेंगे, तो मुझे बहुत कम संभावना लगती है कि आरजेडी में जाके वो ज्वाइन करेंगे, जबकि वोट बैंक एक तरह से सेम ही है दोनों का। दो कारण इसके मुझे लगते हैं। एक तो सबसे पहला कि एआईएमआईएम ने एक बार प्रूव कर दिया है कि जो कैंडिडेट जीत के आए थे वो खुद से जीत के नहीं आए थे, उनका इंडिविजुअल वोट नहीं था, वो पार्टी का वोट था। वो ओवैसी जी के चेहरे पे वोट पड़ा था, वो सिंबल का वोट था। तो अब उनको दिख रहा है कि इस पार्टी में दम है, हम चले भी जाएंगे तो अगली बार जिस कैंडिडेट को भी ये टिकट देगी ये पार्टी, बहुत ज्यादा चांस है कि वो जीत सकता है यहां से। तो इसी पार्टी के साथ स्टिक करने में ज्यादा बेहतर है, पहला। दूसरा, जेडीयू के साथ जाने में मुझे बहुत संभावनाएं नहीं दिखती है, क्योंकि एक तो आप जब जेडीयू के साथ जा रहे हैं तो एसेंशियली आप एनडीए के साथ भी जा रहे हैं। जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो फिर आपको बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए जो केंद्र सरकार के नियम आएंगे या राज्य सरकार के बिल आएंगे, जो शायद सबसे ज्यादा हितकर ना हो। सो फॉर एग्जांपल, आप वक्फ को ही ले लीजिए। जब सरकार उसको सपोर्ट करते हुए देखेगी प्रदेश में, और ये प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो उनको जवाब देना पड़ेगा अपने लोगों को कि आप उस सरकार में कैसे हैं जो वक्फ बिल को सपोर्ट कर रही है। तो मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट है कि एआईएमआईएम के विधायक दोनों में से किसी तरह इस बार जाने वाले हैं। मुझे लगता है वो स्टिक करेंगे अपनी पार्टी के साथ। जो छोटी पार्टियां हैं उसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं मुझे दिखती है पंकज जी। आईपी गुप्ता हो गए, सारे जी की तो कोई सीट ही नहीं आई, नहीं तो वो भी हो सकते थे। कांग्रेस के जो ज्यादातर विधायक हैं, बीएसपी के विधायक हैं, मुझे बहुत ज्यादा डाउट नहीं लगता है। और नीतीश जी भी चाहेंगे, मुझे लगता है कि ये साथ में आ जाए। एक तो जो डॉक्टर संजय बता रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरना अपने आप में आपको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। सरकार बनाने के लिए आप सबसे पहले बुलाए जाएंगे, साइकोलॉजिकल एडवांटेज है आपका सबसे बड़ा, तो वही है इनफैक्ट कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं स्टेट के। तो उस सेंस में भी। दूसरा, ये जो छोटी पार्टियां हैं, ये जब आएंगे भी तो कुछ बार्गेनिंग के साथ आएंगी। अगर एक आईपी गुप्ता आते हैं तो बोलेंगे या तो मुझे मंत्री पद दे दीजिए, या कुछ तो मुझे एक दे दीजिए, वोट निगम कुछ तो एक मिल ही जाना चाहिए मुझे। तो उस हिसाब से उनको भी फायदा दिखेगा। जो कांग्रेस के भी विधायक आएंगे, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया ही जाएगा। तो मुझे लगता है इसकी बहुत ज्यादा संभावना बन रही है। विधायक एक प्रकार से देख रहे होंगे जेडीयू की तरफ, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी उसमें। दूसरा, बीजेपी में नहीं जाके जेडीयू में जा रहे हैं, ये सवाल था आपका। देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि
ज्यादातर इसमें से जो विधायक आपको दिखेंगे वो क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं, वो अपने अपने समाजों की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं। तो उनका जो ज्यादा सिंक है उनके मुद्दों का, उनके लोगों का, उनके वोटर्स का, वो स्टेट लेवल तक ही सीमित रहता है। वो बहुत ज्यादा नेशनल पॉलिटिक्स में एनीवे नहीं जा रहे हैं, वो बहुत वहां के पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने ऐसे भी नहीं जा रहे हैं। तो एक जो बहुत नेचुरल सिंकअप होते हुए दिखता है वो जेडीयू के साथ दिख जाता है। प्लस दूसरी बात, वैसे नेता खास करके जो ईबीसी वर्ग से आ रहे हैं या अल्पसंख्यक वर्ग से आ रहे हैं, उनके लिए भी एक नेचुरल चॉइस हो जाता है जेडीयू, ना कि बीजेपी। नहीं, तो वही उस मैं हिसाब कह से रहा हूं, मुझे लगता है। वही मैं कह रहा हूं। दरअसल अगर आप कहें कि भले ही देख लीजिए बड़ा मंत्रालय मिल गया वो बीजेपी का, लेकिन जो अपर मुख्य सचिव वहां बैठेंगे वो तो सरकार सामान्य प्रशासन द्वारा भेजे गए लोग ही बैठेंगे ना। और उनकी रिपोर्टिंग किसको होगी? तो सीएम को होगी। और हमने देखा भी है कि पिछले बार भी कुछ ऐसे विधायक थे जो जेडीयू में आए, तो जेडीयू में आए तो उनको जेडीयू में आने का भरपूर फायदा मिला। अगर मंत्री नहीं भी बने तो भी उनका प्रशासनिक तौर पर जो पकड़ दिखाई पड़ता था या जितने मजबूत दिखाई पड़ते थे उतने उसी जिले के मंत्री दिखाई नहीं पड़ते थे। तो जेडीयू में जाने का एक फायदा तो है। आईपी गुप्ता एक के ही पास चॉइस होगा, जेडीयू या बीजेपी। तो जेडीयू आएंगे तो उनकी ज्यादा सुनी जाएगी, क्योंकि उनके सिरमौर वहीं बैठते हैं, मुख्यमंत्री से जाके मिल लेंगे, सारा काम हो जाएगा। अब देखिए एक बात और बड़ी चर्चा में कि नीतीश कुमार अलग अपने लोगों को लेकर के चले जा रहे निरीक्षण करने, बीजेपी का विधायक नहीं होता है, तो बीजेपी और जेडीयू में सहमत का खेल चल रहा है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी दावा कर रही है कि हम अपराधियों का इतना लिस्ट बना लिए हैं। मतलब 20 साल से जो गृह विभाग नीतीश कुमार चला रहे थे वो ठीक से नहीं चला रहे थे। अब बीजेपी दावा कर रही है कि इतने 100 अपराधियों की लिस्ट बन गई है, उनको छोड़ेंगे नहीं। मतलब कानून प्रशासन को लेकर के बीजेपी अलग तरीके से अपना नंबर बनाने में लगी है। और अविश्वास दोनों के बीच इस कदर है कि नीतीश निरीक्षण पे जाते हैं तो बीजेपी के मंत्री दिखते नहीं हैं और बीजेपी के लोग अलग सुर में बात कर रहे हैं। तो प्रियदर्शी रंजन, वाकई खेल होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्या? देखिए, महीने 2 महीनों में तो नहीं हो रहा है कोई खेल, लेकिन अभी खेल की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। अरे तो स्टेडियम तो तैयार हो रहा है ना, घास हाँ, वास बिल्कुल जमाया स्टेडियम। जा रहा है ना कि बॉल कैसा कैसा पिच बनाना है। दोनों टीम अपने हिसाब से पिच बना रही है। जिसके पास स्पिनर ज्यादा है तो वो चाहती है घास नहीं हो, जिसके पास फास्ट बॉलर ज्यादा हैं वो फास्ट बॉलर के अनुरूप पिच बना रही है। पर पिच बनाने की तैयारी तो चल रही है, स्टेडियम तैयार खूब हो रहा है। जी, बिल्कुल हो रहा है। सियासी गुणा गणित के साथ-साथ अंक गणित का भी खूब ख्याल रखा जा रहा है और ये अंक गणित का जो मसला है, उसको सुलझाने में भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है और नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं कि भविष्य में अगर दोनों की राहें अलग-अलग हुई, तो फिर सरकार किसके पास रहेगी। ये जो मसला है, ये अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी को भी खाया जा रहा है और अंदर खाने नीतीश कुमार भी इस चिंता में हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी ही नहीं, उतनी बड़ी पार्टी बन जाया जाए जहां आरजेडी के साथ जाकर के सरकार चला लिया जाए। आरजेडी के प्रति आज भी नीतीश कुमार की जो सहानुभूति है, वो है। बंगला वाला जो प्रकरण है, वो अलग प्रकरण है और वो प्रकरण कुछ इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया कि ये बंगला उस तरीके से जाना चाहिए, खाली होना चाहिए। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। अंदर खाने से जो खबर है, नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार को ये दिखाना था, शो करना था, जो ये बार-बार कहते हैं कि अब नहीं इधर से उधर होंगे। भारतीय जनता पार्टी को विश्वास में लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके बावजूद आरजेडी परिवार से नीतीश कुमार की कहीं न कहीं नज़दीकियाँ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का भी डर का कारण है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि और बड़ी ताकत बन जाया जाए और जो विधायक टूटे कांग्रेस से या आरजेडी से, वो टूट भारतीय जनता पार्टी की ओर हो। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अगर जनता दल यूनाइटेड की ओर टूट हो गया तो माना चिराग पासवान ने जो स्टेटमेंट दिया वो एनडीए के लिए दिया कि कुछ जो महागठबंधन के विधायक है वो एनडीए के संपर्क में है। तो एनडीए के संपर्क में अगर वे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, तब नीतीश कुमार को नागवार गुजरेगा। अगर वे विधायक जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है तो वो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरेगा। यानी अंदर खाने ही एक सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। आधा ये 1 दर्जन के करीब विधायक आरजेडी के जो विधायक हैं, उस पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। निकट भविष्य में वो बड़ी टूट हो सकती है।
इसीलिए जगदानंद सिंह को फिर से आरजेडी लेकर के आई है कि वो डैमेज अभी से उनको एम्पावर्ड किया जाए ताकि पार्टी नहीं टूटे, एकजुट रखें वो पार्टी को। पिछले अपने प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में जगदानंद सिंह ने जिस तरीके से आरजेडी को एकजुट रखा था, वही जिम्मेवारी इस बार उनको पीछे के दरवाजे से दी गई है। टूट की संभावना जिस दिन चुनाव हुआ था, जिस दिन परिणाम आए थे, परिणाम के 2 दिन के बाद से ही ये संभावना टटोला जाने लगा था और आरजेडी भी के मन में भी ये शंका था कि पार्टी टूट सकती है। इसीलिए जगदानंद सिंह को वापस लाया गया और भी अंदर खाने बहुत सारी चीजें की जा रही हैं कि पार्टी नहीं टूटे और नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि आरजेडी टूटे और अगर टूटे तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ओर नहीं जाए। इसी को लेकर के पूरा मामला जो विधानसभा अध्यक्ष का मामला था, इसी को लेकर के फंसा हुआ था, पेच वहीं फंसा हुआ था। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड चाह रही थी कि कुछ भी हो जाए, सब कुछ ले लीजिए लेकिन विधानसभा अध्यक्ष दे दीजिए, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैसा करने नहीं दे रही है। तो नीतीश कुमार के लिए ये जो स्थिति है, मजबूत होने के बाद भी उनकी जो कुछ कमजोरियां हैं वो सामने आई हैं और कमजोरी भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों तक इनको फ्री हैंड सरकार चलाने देगी, ये मुश्किल है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने से एक डील की हुई हो कि 2.5 साल का फॉर्मूला चलेगा। बहुत अगर आप शासन करिए तो 2.5 साल और 2.5 साल के बाद छोड़िए भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के को भी ऐसा मौका आगे आने वाले दिनों में इतने विधायकों को जीतने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। और एक बार फुल फ्लेजेड भारतीय जनता पार्टी सरकार बिहार में चलाना चाहेगी, जनता को बताना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार कैसी होती है और ये नीतीश कुमार के साथ वाली सरकार कैसी है। दोनों में भारतीय जनता पार्टी फर्क भी बताना चाहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर जनता दल यूनाइटेड जब नहीं रहेगी, नीतीश कुमार के बाद जब कमजोर हो जाएगी, जिसका पूरा अनुमान है, उसके बाद जो बैगेज होगा नीतीश कुमार के कार्यकाल का, अभी तो क्रेडिट तो सभी लोग बांट रहे हैं, लेकिन जो बैगेज होगा वो बैगेज जो उस समय साथ में सरकार चला रही होगी उस पर जाएगा और वो भारतीय जनता पार्टी पर ही जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये कम से कम चाहती है कि 2.5 साल का मौका उसे सरकार नहीं चलाने का मौका मिले। नहीं, मुझे जी तो लगता है भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाना नहीं भी चाहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि नीतीश ही सीएम रहे, पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ रहे और साथ में केंद्र की सरकार स्टेबल रहे। जो मेरे पास जानकारी है डॉक्टर संजय कि अगले महीने 6 मंत्री जेडीयू के बनने जा रहे हैं और 3 मंत्री बीजेपी के बनने जा रहे हैं। ये कोटा खाली है। सवाल ये उठता है कि 6 मंत्री कौन होंगे? वो होंगे जो एमआईएम से आएंगे, वो होंगे जो कांग्रेस से आएंगे, वो होंगे जो आईपी गुप्ता जैसे लोग आएंगे। कौन होगा? जेडीयू किसको बनाने के लिए ये खाली रखी हुई है? जेडीयू के दिमाग में चल क्या रहा है? क्योंकि जेडीयू ने अभी ही इसको खाली रखा है, उसके पीछे कुछ मकसद तो है ही ना। और जिस तरीके से बड़े भाई बनने को लेकर के तैयारी कर रही है जेडीयू, जैसा आपने भी कहा, तो इसका मतलब तो बहुत साफ है कि बड़े भाई बनने के लिए कम से कम 6 विधायक चाहिए और 6 विधायक आएंगे तो ऐसे तो आएंगे नहीं, उनको मंत्री पद चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो आपको नहीं लगता कि इसीलिए ये 6 रिक्त स्थान रखा गया है, जिससे कि अगर जेडीयू बड़ी पार्टी बनती है तो उन विधायकों को मंत्री पद से पुरस्कृत किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जेडीयू इस कार्यक्रम को काफी आगे बढ़ा रही है, जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप आते हैं हमारे साथ तो हम आपको मंत्रिमंडल में जगह देंगे, आयोग में जगह देंगे और आपको कोई सम्मानजनक जो है वो पद देंगे। इस तरह के ऑफर अब शुरू हो गए हैं और इस तरह के ऑफर पर मोल तोल भी शुरू हो गया है कि नहीं, हमको मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, हमको यहाँ। ठीक है, वो खबरें कितनी पुष्ट हैं कितनी अपुष्ट हैं मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन सरफेस पर इस तरह की चीजें आई। तो जिस दिन मंत्री पद का ओथ लिया जा रहा था और जेडीयू के कम लोगों ने जब ओथ लिया था मंत्रिमंडल में, उसी समय लगा था कि अगर समानुपातिक ही चल रहा है कि 6 में को मंत्री बनाने की बात चल रही है, तो आखिर जेडीयू इतना कम मंत्री क्यों बनाएगी। तो उसी समय कयासों के बाजार गर्म हो गए थे कि कुछ लोग और इनके साथ जुड़ने वाले हैं और इनको हो सकता है कि मंत्री पद पर बिठाया जाए। तो 6 के 6 दे देंगे या 4 देंगे ये बहुत महत्व नहीं रखता है, लेकिन हाँ, उधर से आए हुए लोगों को एक सम्मानजनक तरीके से सरकार में जगह मिलेगी
अब मंत्री कितने लोगों को बनाया जाएगा? अब अगर 4 टूट के कांग्रेस से आते हैं तो चारों को मंत्री तो बनाया नहीं जा सकता है। एक वगैरह को बनाया जाएगा, बाकी लोगों को कोई ना कोई पद दे करके उनको ये किया जाएगा। एआईएमआईएम के ही लोग आते हैं तो उनको भी सब लोगों को तो बनाया नहीं जाएगा। लेकिन बात चल रही है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जेडीयू के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। जमा खान तो उसी के पुरस्कार स्वरूप मंत्री पिछली बार बने थे। बसपा में से जीते थे, आ गए, मंत्री बना दिया गया। इस बार भी उनको टिकट मिल गया, फिर वो चुनाव जीत गए, फिर मंत्री बन गए। तो जमा खान का जो आज बयान है, उससे एआईएमआईएम और बसपा दो लोगों के बारे में तो पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि इनके संपर्क में है। रह गई बात कांग्रेस और जो आईपी गुप्ता, तो ये लोगों की भी बातचीत अलग अलग ऐसे लोगों से चल रही है। जेडीयू के जो शीर्षस्थ बड़े नेता हैं उनके साथ बातचीत चल रही है। बात कहां तक बढ़ी है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, बात बहुत हद तक बढ़ गई है। इतनी बात तय है कि किसी भी कीमत पर 1 महीना हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, जेडीयू अपने को बताने की कोशिश कर रही है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर हम हैं, और उसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है। सफलता जल्दी मिल जाएगी या सफलता मिलने में थोड़ा और उनका जो लोग इनके साथ जुड़ेंगे और थोड़ा बार्गेन करेंगे कि नहीं हमको इस तरह से मौका मिलेगा तभी हम आपके साथ आए, ये अलग पार्ट है। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार की पहली प्रायोरिटी है। सेकेंडरी प्रायोरिटी में है कि किनको कौन सा पद दे करके, किनको मंत्रिमंडल में जगह देके कैसे ओबलाइज करना है, वो अलग पार्ट है। लेकिन वो बड़ी पार्टी, और जो दूसरी बात कि क्या सब लोग जो आएंगे इनकी पार्टी में मंत्री पद उन्हीं को दिया जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। उनको भी दिया जा सकता है, 3-3 का भी रेशियो हो सकता है, 4-2 का भी हो सकता है। चलिए, ये रेशियो हो सकता, पर एक चर्चा और भी है डॉक्टर संजय, मैं और भी पैनलिस्ट हैं उनसे समझना चाहूँगा। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार को इस बात का बहुत मलाल है कि इस बार हम इतनी संख्या के साथ आए हैं, चेहरा मेरा था, फिर भी मेरा प्रभुत्व, मेरी पकड़ सरकार पर कमजोर कैसे हो सकती है? जब हम 43 विधायक के साथ भी थे तो सरकार हम चला रहे थे, हमारा सीएमओ चला रहा था, बीजेपी छोटे भाई की स्थिति में थी। अब बीजेपी मजबूत स्थिति करना चाह रही है, पकड़ मजबूत करना चाह रही है, वो हम ऐसा कैसे होने दे देंगे जबकि चेहरा तो मेरा था? और इसलिए ये टसल जारी है और इसीलिए ये लड़ाई जारी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे गृह मंत्रालय तो ले लिया, लेकिन सामान्य प्रशासन नीतीश कुमार अपने पास रखे हैं। और अब तो चर्चा इस बात को लेकर के भी तेज हो गई है कि ईडी की नजरें जिस तरीके से कई अफसरों पर है, उसको लेकर के नीतीश कुमार के आसपास के अफसर काफी डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। उनको लग रहा है कि अब क्यों अफसरों पर ईडी की टेढ़ी नजर है और वो लिस्ट निगरानी विभाग को दिया जा रहा है। कई लोगों के लिस्ट तैयार हैं, ये बात डीजीपी के द्वारा बोला जा रहा है। आखिर बीजेपी क्या करने की तैयारी में? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी एन के एन प्रकारेण उन तमाम लोगों पर दबाव बनाना चाहती है जो कि नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, और एक तरीके से ऐसा दबाव बना करके बीजेपी सरकार पर पकड़ भी मजबूत रखना चाहती है और नीतीश कुमार को निरंकुश होने देना भी नहीं चाहती? कैसे देख रहे हैं मृत्युंजय शर्मा? पंकज जी, मुझे लगता है एक तो ये मुझे लगता है हम लोग इस बात को मानेंगे कि नीतीश जी का जो पिछला रुतबा होता था जो सरकारों में, पिछले कम से कम जो 3, 5, 10, 15 और 20 चारों सरकारों में इनफैक्ट, अब वो तो नहीं रह गया है। इस बात को मानना पड़ेगा हम सभी को। इसके कारण कई हो सकते हैं, चाहे वो आप बढ़ती उम्र कारण ले लीजिए, स्वास्थ्य कारण ले लीजिए, कोई भी कारण ले लीजिए, लेकिन ये एक स्टेटेड फैक्ट है। और जो हम बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे गृह विभाग का उनके हाथ से जाना और बीजेपी की तरफ आना, कुछ कुछ फैसलों में जो शायद उनके फैसले नहीं दिख रहे हैं, चाहे वो अभी आवास वाला जो मामला चल रहा है, चाहे आप उसको ले लीजिए, उस या फिर जो एक लॉ एंड ऑर्डर पे जिस प्रकार का एक स्टांस लिया गया है और उस पे बीजेपी की एक प्रकार से छाप दिखती है उस डिसीजंस पे, तो वो काफी क्लियरली दिख रहा है। मुझे लगता है ये ट्रांजिशन पीरियड है पंकज जी। सबको पता है कि नीतीश जी, अब ये सब डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन महीने साल जो भी लगे, उसके बाद नीतीश जी फेज आउट होंगे, वो अपना पद छोड़ेंगे और कोई और उनका पद लेगा। वो कब होगा उस पर डिबेट करते रह सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि अगला 1-2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको ये चीज दिखेगी, धीरे धीरे फेज आउट होते हुए दिखेगी। कोई भी ऐसा जो पावर ट्रांसफर होता है, और खास करके तब जब एक एमिएबल पावर ट्रांसफर है, जब सत्ता दल के भीतर ही वो पावर ट्रांसफर हो रहा है और सत्ता दल से विपक्ष की ओर नहीं जा रहा है, तो आपको उसमें बहुत छोटे छोटे छाप दिखेंगे, जिसमें आपको दिखेगा कि कोई एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिससे शायद नीतीश जी खुश नहीं है। फिर कभी खबरों में आएगी कि उससे नीतीश जी नाराज हो गए तो वो डिसीजन वापस ले लिया गया। इस प्रकार की खबरें अगले आपको 1-2 साल में बहुत देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी एक सत्य बात है कि इसके बावजूद धीरे धीरे वो सत्ता का हस्तांतरण आपको भाजपा की ओर होते हुए दिखेगा। जो कुछ मेजर फैसले होंगे आपको उसमें भाजपा की छाप दिखेगी। वो लॉ एंड ऑर्डर में मुझे लगता है सबसे ज्यादा दिखेगी, क्योंकि एक तो वो विभाग भी सम्राट चौधरी जी के पास गया है, और दूसरा बीजेपी एक प्रकार से अपने प्रशासनिक क्षमता दिखाना चाहेगी एज अ पार्टी, कि देखिए जो हम हमारी पार्टी आई या हमारी पार्टी मजबूत हुई तो लॉ एंड ऑर्डर पे हमने कितना काम किया। दूसरा, जैसे पहले कैबिनेट में जो डिसीजंस पास हुए, जो इंडस्ट्रियल सिटीज के डिसीजंस पास हुए, डिफेंस कॉरिडोर का डिसीजन पास हुआ, उसमें भी मुझे लगता है एक प्रकार से थोड़ी भाजपा की छाप ज्यादा दिखती है रादर देन एक समाजवाद की छाप। जब नीतीश जी पहले सरकार में आए थे तो वो डिसीजंस आप याद कीजिए, उसमें उसमें ओबीसी बीसी बाइफरकेशन की बात होती थी, पंचायत में महिलाओं के रिजर्वेशन की बात होती थी, तो एक तरह से वो छाप होती थी उनकी। इस ये वाले जो डिसीजंस, इसमें आपको ज्यादा एक प्रकार से आप बाजारवाद की छाप बोल लीजिए या प्रो डेवलपमेंट वाली छाप बोल लीजिए, वो आपको ज्यादा दिखते हुए नजर आएगी। और ये धीरे धीरे सारे डिसीजंस और डिपार्टमेंट्स में हमें दिखेगा। और उसके बाद पंकज, जब ये सिचुएशन स्ट्रेन होता जाएगा, उस स्टेज तक आ जाएगा जहां मुझे लगता है कि आपस में एक प्रकार से वो फेस ऑफ की बात आ जाएगी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग फेज होगा कि उसमें क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग मुझे पंकज जी ये देखने में, और मैं इस चीज को इनफैक्ट ऑब्जर्व करना चाहूंगा अगले 1-2 साल में, कि जेडीयू एज अ पार्टी कहाँ जाती है। अभी तक इस पे सिर्फ कंजेक्चर हो रहा है और बहुत सारे इस पे डिबेट्स है कि पार्टी खत्म हो जाएगी, कोई बोलते हैं कि निशांत आ जाएंगे तो शायद पार्टी बच जाएगी, कोई और नेता ले लेंगे हेल्म ऑफ अफेयर्स। बट जो भी होता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जेडीयू के साथ क्या होगा, उसमें बहुत बड़ा रोल बीजेपी का होगा, और उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट भी बीजेपी पे होगा, क्योंकि बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि वो जो वोट बैंक जेडीयू लेके आती है वो उसके साथ खत्म हो जाए। अगर जेडीयू पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो उसका जो पूरा वोट बैंक है और उसका शिफ्ट होने की बारी आती है, तो उस पे से ज्यादातर पोर्शन बीजेपी की तरफ नहीं आएगा और विपक्ष की तरफ चला जाएगा। तो वो होने देना भी बीजेपी नहीं चाहेगी। तो इसलिए बड़ा डेलिकेट बैलेंस है कि वो पार्टी, वो विचारधारा और उससे जुड़े लोग इस गठबंधन में साथ में बने रहे, और उसके साथ साथ धीरे धीरे सत्ता का हस्तांतरण हो, धीरे धीरे बीजेपी बड़ी पार्टी बने और जेडीयू एक छोटे पार्टनर की तरह, एक छोटे भाई की तरह उसी गठबंधन में बनी रहे। तो ये मुझे लगता है एक आइडियल सिनारियो होगा बीजेपी के लिए। नहीं, पर मुझे ये भी लगता है ना प्रियदर्शी रंजन, ये आपने तो कहा, पर मुझे ये तो लगता है कि जेडीयू भी तो अपने जो अवसर हैं उसको भुनाना चाहेगी। जेडीयू जानती है कि बीजेपी को हमारी ज़रूरत केंद्र में कितनी है। जेडीयू जानती है कि बीजेपी को हमारी ज़रूरत यूपी में कितनी है। अगर हम अलग हट जाएंगे तो परसेप्शन वाइज भी तो नुकसान हो सकता है। तो बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी भी इस बात को समझ रही होगी। बीजेपी पकड़ मजबूत रखने के लिए दबाव जरूर बनाएगी। बीजेपी ये जरूर चाहेगी नीतीश हमारे से निकल करके उनके साथ ना चले जाएं और बड़ी किरकिरी बिहार में हो और केंद्र सरकार में भी दिक्कत हो। इसलिए ऐसा बहुत कुछ बीजेपी करना चाह रही होगी। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा कुछ स्टेप उठाएगी खुल करके जो नीतीश कुमार को प्रवोक करे कि वो दूसरे पाले में चले जाएं? हम लाख कहें नीतीश के पास नंबर नहीं है, पर सरकार बनाने के लिए तो नीतीश नंबर इकट्ठा कर सकते हैं ना, अभी भी वो स्थिति है। अगर आप इनका 84 देख लीजिए, 25 आरजेडी का देख लीजिए, 6 कांग्रेस का देख लीजिए, 5 एआईएमआईएम का देख लीजिए, 1 आईपी गुप्ता देख लीजिए, और कुछ अन्य भी तो हैं, डॉक्टर संजय। तो कुल मिलाकर के भले ही वो जादुई आंकड़ा के पास ही होगा या किसी तरीके से टच कर जाएगा, मेरी जानकारी में वो आंकड़ा 127 है। तो आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार ये भी कर सकते हैं अगर इस तरीके से दबाव बनाया गया तो, प्रियदर्शी रंजन? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी टेकल करने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अंदर खाने प्लान बी रखा है नीतीश कुमार के लिए। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार का बहुत अच्छा सरकार भारतीय जनता पार्टी चलाने देगी, नीतीश कुमार की मर्जी मान भी लेगी बहुत सारे मामलों में। इसके बावजूद अगर नीतीश कुमार की इच्छा नहीं होगी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है, तो वो बहाना बना करके निकल लेंगे। तो वैसी स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर तैयार है। कई पार्टियों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है देश के विभिन्न
पार्टियों पर जो संसदीय जिनके सांसद चुन करके छोटे-छोटे पॉकेट्स में आए हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है कि अगर नीतीश कुमार हटते हैं, तो वो जो परसेप्शन खराब या फिर सरकार तो नहीं गिरेगी केंद्र की, लेकिन परसेप्शन खराब और ये सब चीज़ें जो होने होने की स्थिति रहेगी, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, वो स्थिति में किस तरीके से नई चीज़ें उभार करके सामने लाया जाएगा, वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी आज से ही तय करके बैठी हुई है, जो डिस्क्लोज़ अभी नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, वो तैयारी में बैठी है और नीतीश कुमार पर भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्रालय लिया, विधानसभा का अध्यक्ष पद भी एक तो देना ही था, एक तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आना ही था। लेकिन मेरी जो बात जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से हुई, प्रवक्ताओं से हुई, ऑफ रिकॉर्ड वो लोग इस बात से बेहद आहत थे। ये सामान्य प्रशासन विभाग रह गया नीतीश कुमार के साथ, इन लोगों को लगता है कि ये तो झुनझुना है और ये लोग जनता दल यूनाइटेड मतलब फेस बचाने के लिए सिर्फ ये रखा है। बस इतनी सी बात है। नीतीश कुमार गृह मंत्रालय को लेकर के बिल्कुल खुश नहीं है। वे चाहते थे कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे, चूँकि सुशासन बाबू की जो उनकी छवि थी, वो गृह मंत्रालय से ही मजबूत हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना भी तो बनाना है। कितने दिनों तक सिर्फ नीतीश कुमार की छवि को मजबूत करते रहेगी और नीतीश कुमार की चाहतों को पूरा करते रहेगी। इनको अगर अपना नेतृत्व उभारना है, तो जिस गृह विभाग के बूते नीतीश कुमार ने अपनी छवि बनाई सुशासन बाबू के, उसी गृह विभाग के बूते भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बना सकता है अपनी छवि मजबूत बिहार भर में और वो सम्राट चौधरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार के कद के बराबर सम्राट चौधरी आने लगेंगे, तब नीतीश कुमार को नागवार गुजरेगा और वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर एक बहाना उनके पास होगा, कोई ना कोई, जिसके बाद वो पलटी मारने की कोशिश करेंगे। चलिए, अकेले सरकार जी पलटी मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना आसान तो है डॉक्टर संजय, आपको लगता है? इससे जुड़ा मामला उत्तर प्रदेश का है, इससे जुड़ा मामला भाई केंद्र की सरकार का है। 12 एमपी तो चाहिए ही ना। केंद्र के पास कोई कंफर्टेबल मेजॉरिटी तो है नहीं कि केंद्र एक डंडा घुमाएगा और जो चाहेगा बिहार में कर लेगा। अगर ऐसी परिस्थिति होती तो शायद नीतीश कुमार को अभी ही जाना पड़ता, क्योंकि इस बार चुनाव से पहले ये कहना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में ऐसा कुछ तो था ही। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? क्योंकि 2020 में तो बीजेपी नहीं बोली थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। 2020 चुनाव से पहले तो बीजेपी कहती थी नीतीश ही हमारे पास, नीतीश ही हमारा चेहरा है, नीतीश ही सीएम होंगे। फिर सवाल उठता है, गृह मंत्रालय तो ले लिया, स्पीकर भी लेकर के मानेगी बीजेपी। भले ही नीतीश को अपने साथ रखना चाहेगी बीजेपी, लेकिन इस बार बीजेपी अपने टर्म्स और कंडीशन पर सरकार में बने रहना चाहेगी। सिर्फ मंत्रालय लेकर के खुश नहीं रहेगी, चाहेगी उसके अफसर भी सही तरीके से काम करें और बीजेपी को स्वतंत्र मंत्रालय मिले, जो कि अमूमन नीतीश कुमार के शासन में होता नहीं है। आपको याद होगा बीजेपी के एक मंत्री ने पूरे सीओ का ट्रांसफर कर दिया था, उसको रिवोक कर दिया गया था। ऐसे कई फैसले नीतीश कुमार ने पलट दिए थे। मतलब बहुत साफ था कि नीतीश की सरकार, मतलब नीतीश की मर्जी चलेगी, मंत्रालय ले लो, अफसर हमारे होंगे और फैसले वही करेंगे। जिले के डीएम होंगे, वो सीधे जिम्मेदार नीतीश के लोग के लिए होंगे, नीतीश कुमार के प्रति होंगे, बीजेपी के मंत्रियों के लिए नहीं होंगे। और इसलिए कई बीजेपी के मंत्री, कई बीजेपी के विधायक दुखी भी रहते थे कि ये कैसी हमारी सरकार है जब हमारी सुनी नहीं जाती है। आप याद करिए, चुनाव के बीच में विजय सिन्हा कहते हैं कि ये कैसा एसपी है, इसको कौन लाया, ये हमारे विरोध में काम कर रहा है। कितना उदाहरण दिया जाए। सोचिए, उप मुख्यमंत्री ऐसा बोलने को मजबूर हैं, तो उनके खिलाफ फील्डिंग कौन कर रहा था? यह भी तो बड़ा महत्वपूर्ण है ना। आजकल भी चर्चा है कि विजय सिन्हा को सीके अनिल दे दिया गया। कैसे हैंडल करेंगे सीके अनिल को? बड़ा कड़क ऑफिसर माने जाते हैं। तो ये जो कहानी चल रही है, पटकथा चल रही है, डॉक्टर संजय, आपको नहीं लगता है कि ये खेल जो है पुरजोर तरीके से चल रहा है? लेकिन मजबूरी बीजेपी की भी है कि नीतीश को बनाए भी रखना है, पर नीतीश पर कंट्रोल मैक्सिमम जितना किया जा सकता है किया जाना चाहिए। स्पीकर वाली बात तो क्लियर हो गई। प्रेम कुमार शायद नॉमिनेशन उन्होंने फाइल कर दिया है प्रेम कुमार पर। अब चूंकि नॉमिनेशन फाइल कर दिया है तो एनडीए के पास नंबर की तो कोई समस्या है नहीं, तो स्पीकर वाली बात करीब करीब फाइनल हो गई है। और जब नामांकन ही दर्ज हो गया तो उसके बाद फिर क्या रह जाता है।
तो स्पीकर भी बीजेपी ने बना ही दिया। जो चल रहा था कि नहीं विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं, तो यहाँ स्पीकर जो हैं वो जेडीयू के होंगे। इस तरह की कुछ बातें अंदर खाने में चल रही थी। अभी नंबर की बात आप कर रहे थे, मैं जरा नंबर बता देता हूँ। अगर 84 शायद है ना जेडीयू के, तो अगर जी 84 हैं तो 35 जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं और 6 एआईएमआईएम और ये बीएसपी को मिला करके तो करीब करीब आंकड़ा 125 का हो जाता है। 122 में तो मेजॉरिटी मिल जाती है। तो विपक्ष तो दोनों बाह फैला करके नीतीश कुमार का स्वागत करेगी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, जिसके बारे में कह रहे हैं कि बीजेपी भी इस मामले में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसकी वजह से बीजेपी को कोई नुकसान उठाना पड़े। और नीतीश कुमार कब कौन निर्णय ले लेंगे उनके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बड़ा अनप्रिडिक्टेड लीडर हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो नीतीश कुमार तो सबके हैं कहा जाता है, बीजेपी के भी हैं, उनके भी हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से सम्राट चौधरी ने, अब शुरू में 400 लोगों का लिस्ट आया था कि 400 लोगों को ये किया गया है और फिर आइडेंटिफाई किया गया है और कोर्ट से 65 लोगों को प्रॉपर्टी अटैच करने की अनुमति मिल गई है। वो लिस्ट बढ़ते बढ़ते अब 1700 पर पहुंच गई है। इधर कुछ और बढ़ गया होगा तो मुझे नहीं पता है। और सबको कोर्ट में उनका प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए अनुमति मांगी गई है। कोर्ट देती है नहीं देती है वो तो बात की चीज है। बिल्कुल आपने सही कहा। वो रामसूरत राय मंत्री थे, राजस्व मंत्री, और सीओ का ट्रांसफर हुआ था और नीतीश कुमार ने पूरा ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया था। इस बार तो उनको टिकट भी भाजपा नहीं दे पाई। तो खैर, तो नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर अपने तरीके से ब्यूरोक्रेट्स पर नियंत्रण रखने रहे हैं और चीजों को जो एग्जीक्यूट करते हैं नोडल एजेंसी वही ब्यूरोक्रेट है। अगर कोई जिले का डीएम नहीं चाहेगा तो फिर वो कौन सी चीजों को आप ये कर पाइएगा। अभी भी ठीक है जितना भी होम विभाग मिल जाए, लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी हैं तो अगर इन्होंने रखा है सामान्य प्रशासन और विजिलेंस, दो तो इनके पास ही है, तो सामान्य प्रशासन की मदद से वहां पर वो नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों के अपने अपने गेम चल रहे हैं। बीजेपी परफॉर्म करके दिखाना चाह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जो सवाल उठते रहे हैं कि भाई अगर ये हत्या, ये अपहरण, ये घटना हो रही है तो ये कौन सा मंगल राज है। तो बीजेपी चाहती है कि एक ये परसेप्शन बने कि बीजेपी में जब गृह मंत्रालय आया तो इन्होंने चीजों को नियंत्रित करके दिखाया। तो बीजेपी भरपूर कोशिश करेगी और जिस तरह से सम्राट चौधरी के बयान आ रहे हैं कि मैंने सबको ये कह दिया है, मैं कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पर अपराधी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो ये तेवर है जो बताने की कोशिश हो रही है कि नहीं हम किसी भी कीमत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो गृह विभाग तो मिला है, ठीक है, डीजीपी के बयान भी आने शुरू हो गए हैं कि किस तरह से वो जो स्पीडी ट्रायल से लेकर के वही तक नहीं है, 5 पूर्व डीजीपी जो रिटायर हो चुके हैं उनको सम्राट चौधरी ने कंसेंट के लिए अपने साथ रखा है कि भाई हम आपकी राय शुमारी लेंगे और हम आपकी राय शुमारी से कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे, कैसे हमारा बेहतर यूएसपी होगा, इस पर हमारी नजर होगी। तो बीजेपी चाह रही वो स्पीकर का पद हो, गृह विभाग हो, मंत्रिमंडल में जिस तरह से उन्होंने अपने मंत्रियों को जगह दिलाई है, बीजेपी इंपोज करना चाह रही है। नीतीश कुमार कब तक इसको वॉच करेंगे या नीतीश कुमार स्लिप भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो आप कह रहे हैं कि 12 सांसदों का समर्थन इनको केंद्र में मिल रहा है, वहीं यूपी का चुनाव है 2 साल के बाद, उस पर इनकी नजर है कि वो जो बिहार से सटा हुआ जो पूर्वांचल का इलाका है, वो जो बनारस का इलाका है, उस इलाके में गोरखपुर तक वो बिहार जो है वो कैसे प्रभावित करता है और खास करके नीतीश कुमार की बिरादरी का कैसे वहां प्रभाव है, ये इस बात को भी बीजेपी समझ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी भी नीतीश कुमार को बहुत छेड़छाड़ नहीं करेगी और नीतीश कुमार भी बहुत बीजेपी इंटरफेरेंस करेगी तभी जाकर के कोई निर्णय लेंगे। अदरवाइज अभी नीतीश कुमार भी सामान्य तरीके के साथ सरकार चलाना पसंद करेंगे। हालांकि हर मंच पर बार बार दोहरा रहे हैं कि भाई नहीं अब तो हम
किसी भी कीमत पर छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार पर किसी भी तरह का प्रिडिक्शन करना कि नीतीश नहीं, कुमार जो वो बोल वो रहे वो हैं। बात आप डॉक्टर संजय ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बात की चर्चा ये भी है कि एक आवाज खाली कराया जा रहा है, वो राबड़ी आवाज है। और कुछ बिहार में जो जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि वो राबड़ी आवास इसलिए खाली कराया जा रहा है और एक राबड़ी देवी को दूर भेजा जा रहा है 200 मीटर दूर। वजह यह है कि सड़क के आर पार दोनों रहते हैं, कभी भी मुलाकात हो जाती है और माहौल बदल सकता है। एक बात तो ये कही जा रही है, और माहौल कैसे बदला है ये तो सब देखा है। कहते तो वो पहले भी रहे, मिट्टी में मिल जाऊंगा आपके साथ नहीं आऊंगा, ना मिट्टी में मिले हैं और साथ भी आ गए हैं। तो इसलिए ये कहने सुनने का बहुत फर्क तो पड़ता नहीं है डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय। सवाल ये उठता है कि बीजेपी उनको 200 मीटर दूर भेज रही है और ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें भी बहुत तरह की कहानी चल रही है। कहानी ये चल रही है कि 6 महीने 1 साल के बाद नीतीश उसी घर में चले जाएंगे जिसमें राबड़ी रहती थी, बीजेपी टेक ओवर कर लेगी। मुझे इसकी संभावना नहीं दिखाई पड़ती है जब तक नीतीश कुमार का कंसेंट खुद नहीं रहेगा कि अब हम नहीं चलाना चाहते, जो प्रेजेंट सिनेरियो है। खासतौर पर केंद्र की राजनीति देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति देख लीजिए और बिहार की राजनीति देख लीजिए। इनके पास कितने भी ओबीसी लीडर्स हों, लेकिन अभी तक जब भी इसकी परीक्षा ली गई है तो नीतीश जैसे ही उधर जाते हैं, लालू प्रसाद फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति करने में कामयाब हो जाते हैं। बीजेपी उस तरह की नैरेटिव गढ़ नहीं पाती है। पर ये जो राबड़ी आवास को लेकर के मिस्ट्री जो तैयार हुई है, उसको मृत्युंजय जी आप कैसे देखते हैं कि दरअसल राबड़ी आवास इतने साल बाद खाली कराया जा रहा है? ये बीजेपी का प्रयास है, जेडीयू के ऐसे कुछ नेताओं का प्रयास है जो नीतीश को हमेशा बीजेपी के साथ ही देखना चाहते हैं, इसलिए राबड़ी, लालू और नीतीश के बीच में दूरियां बढ़ाई जा रही है, कुछ मीटर को 200 मीटर में तब्दील किया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है पंकज जी, दूरी वाला फैक्टर तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक प्रकार से इस पे मैं वही कह रहा था, जो कुछ कुछ फैसलों पे आपको छाप दिखती है। मुझे अंदर खाने की खबर नहीं है, लेकिन सिर्फ इस फैसले को एक्सटर्नली भी मैं एनालाइज करूं तो मुझे इस पे बीजेपी की ज्यादा छाप दिखती है, नीतीश जी की छाप कम दिखती है। और ऐसे बहुत सारे फैसले, मुझे मैं वही कह रहा हूं, आगे भी आपको आते हुए दिखेंगे। क्योंकि एक प्रकार से वो असर्शन करना कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई नहीं है, एक प्रकार से असर्ट करना, ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करना, और उसके लिए राबड़ी आवास खाली कराने से बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है बिहार में कि जो नियम कानून है उससे ऊपर कोई नहीं है। तो मुझे लगता है ये ग्राउंड वो सेट किया जा रहा है एक तरह से कि किसी भी प्रकार के डिविएशन को, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे बेसिक सरकारी प्रिंसिपल्स हो, उसमें किसी प्रकार के डिविएशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अ, तो वो मुझे ज्यादा छाप दिख रही है। दूसरा, नीतीश जी, मुझे नहीं लगता है कि ये दूरी दूर करने से अगर वो किसी भी प्रकार की कॉम्बिनेशन बननी होगी तो उसमें कोई फैक्टर आने वाला है पंकज जी। एक बड़ी अच्छी शायरी है, उसके शब्द शायद ऐसे हैं कि वो बार बार कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन बात यही है कि वो बार बार क्यों कहते हैं। तो वो पता नहीं कि ठीक है, नीतीश जी ने बहुत बार भाषणों में कहा है, लेकिन मुझे लगता है जो डॉक्टर संजय कह रहे थे मैं उससे बहुत वाकिफ रखता हूं कि इस समय अगर आप देखेंगे कि तो दोनों पक्षों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक पक्ष ही दूसरे पक्ष को अपने साथ रखने के लिए बहुत लालायित है और दूसरा पक्ष एकदम फ्री हैंड, फ्री मूवमेंट के लिए तैयार है। भाजपा को जरूरत है, केंद्र में जरूरत है, भाजपा को अपने इमेज बचाए रखने की जरूरत है इस चीज के लिए कि हम अपने सहयोगियों को हमेशा साथ में रखते हैं, सम्मान दे के रखते हैं। डॉक्टर संजय ने उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात की, बिल्कुल उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। वो एक तरह से मैसेजिंग जाता है कि आप एक ओबीसी वर्ग के नेता के साथ या अपने सहयोगी वर्ग के नेता के साथ क्या कर रहे हैं, उस मैसेजिंग के लिए भी जदयू को भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जदयू मेरे ख्याल से अभी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ी है, उसे खुद भी पता है कि उसका जो भविष्य है उसी में बहुत सारे कंटेंशंस है अभी। तो वो ऐसे कोई भी बहुत मेजर डिसीजंस नहीं लेना चाहिए कि जिसमें ऑलरेडी एक फ्यूचर है, जिसमें संशय की स्थिति है, उसमें और ज्यादा अनसर्टेनिटी वो ऐड कर रही है, मुझे लगता है। और इसीलिए खास करके आप देखेंगे जो नीतीश जी बार बार ये एक लाइन बोल रहे हैं कि मैं अब साथ में ही रहूंगा, इधर ही रहूंगा, वो कंटिन्यूटी वो लाना चाहते हैं। दूसरा, मुझे लगता है नीतीश जी ये भी देखते हैं कि उनके जो नेक्स्ट सेकेंड लेयर के जितने भी लीडर्स हैं, वो चाहे संजय झा हो, वो चाहे विजय चौधरी हो, वो चाहे अशोक चौधरी हो, ज्यादातर लीडर ललन सिंह है,
उनको लगता है कि ये ज्यादा सिंक में बैठेंगे बीजेपी के साथ रादर देन आरजेडी के साथ। तो अगर पार्टी को कंटिन्यू भी करना है ईदर विद द सेकंड लेयर ऑफ लीडर्स या फिर निशांत को लाके भी, तो उनको भी दिख रहा है कि वो कंफर्ट जो बीजेपी के साथ रहेगा वो आरजेडी के साथ कभी नहीं रहेगा। आरजेडी को मनूवर करना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। नीतीश जी को पता है कि उनके नहीं रहने पे कोई और शायद वो मनूवर नहीं ही कर पाएगा। तो चलिए इसलिए दोनों पक्ष बहुत, मुझे चलिए लगता है, पेशेंस रखेंगे, बहुत सिम्बलेंस रखेंगे। जब तक बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आता है तब तक वो इस गठबंधन को एकदम साथ लेके चलना चाहेंगे। दोनों मुझे लगता है फ्यूचर को इस तरह से देख रहे हैं पंकज जी। चलिए दोनों अब इस फ्यूचर को देख रहे होंगे, लेकिन नीतीश कुमार क्या अनप्रिडिक्टेबल कर सकते हैं वो डॉक्टर संजय कई बार बताए हैं और हम लोगों ने उसको देखा भी है कि नीतीश कुमार कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। मुझे एक बड़े नेता ने बताया था कि शाम को उन्होंने कहा अरे कहाँ इधर उधर आप ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, और अगले दिन बदल गए। तो नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं और करते रहे हैं। सवाल ये है कि दोनों के बीच में जो भी खेल चल रहा है, हमें जो भी जानकारी मिलेगी हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे और आप लोगों के वैल्यूएबल इनपुट्स के जरिए उसके मतलब क्या हैं वो उसका एनालिसिस करा के भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो मृत्युंजय शर्मा, प्रियदर्शी रंजन, डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।